जी हाँ विद्यार्थियों, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आईसीसी भारती क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात पुरुष जनन अंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि पुरुष जनन अंग किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। आज उसके बारे में हम लोग गहनतम एवं सुनिश्चित एवं सुसिद्ध भाषा में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तब तक के लिए फिर से हम लोग जान लेते हैं कि मैं हूं आपका भारती सर और आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आईसीसी भारती क्लासेस में। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। तो इससे पहले कक्षा में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जनन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग वो जनन नहीं देख पाए हैं वो पीछे जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन के बारे में एक बार फिर से रिवीजन ले लिया जाए। रिप्रोडक्शन अर्थात जनन। जनन क्या है? जनन हम लोग जान लें। जनन जो है जीव अपने जिस प्रक्रम द्वारा अर्थात जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है अर्थात ग्रोथ करता है, विकसित करता है, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन को दो भागों में बांटा गया है। जनन दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार, एक मेल एक और फीमेल। जनन को दो भागों में बांटा गया है, एक मेल अर्थात पुरुष और एक होते हैं फीमेल, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल आज हम लोग बात करेंगे इस मेल के बारे में और फीमेल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार से होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया जेमेट्स का निर्माण होती है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए हम लोग चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है अर्थात इसे दो अंगों में विभाजित किया गया। एक है हमारे ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात प्राथमिक जनन अंग। ये जो होते हैं पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग होते हैं वृषण। जी हाँ, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो उसका नाम है वृषण जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। यह पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। तो द्वितीय सेकेंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाते हैं हमारे वृषण कोष जो कि स्क्रॉटम कहलाते हैं। स्क्रॉटम वृषण कोष, जहां टेस्टिस जिस थैली में बंद होती है वो होते हैं वृषण कोष। और शुक्र वाहिनी जिसको हम लोग वास डिफेंस कहते हैं। वास डिफेंस इसका शुक्राणु का जो होते हैं ना, ये वृषण में जो होते हैं शुक्राणु का निर्माण होते हैं उसका ये सहायक अंग है अर्थात उसको इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्तमान में हम लोग शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये सिर्फ शुक्राशय जहाँ की वृषण में जो उत्पन्न होती है अर्थात स्पर्म का जो निर्माण होती है उसका यह एक संग्राहक स्थल होता है शुक्राशय। और ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। हम लोग जानेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड में किस प्रकार के लिक्विड का निर्माण होता है, किस प्रकार से वहाँ सीमेन अर्थात अनेक प्रकार के जेमेटोजेनिस की क्रिया जो संपन्न होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड में किस प्रकार के लिक्विड होते हैं और वह किस प्रकार से जेमेट्स अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया में कार्यों को संपन्न कराती है। और हमारे ये यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग, ये तो महत्वपूर्ण रूप से यूरेथ्रा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। मूत्र मार्ग तब तक के हम लोग जान लेते हैं मूत्र मार्ग क्या है। स्पर्म जो अर्थात टेस्टिस में जो स्पर्म निर्माण होते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न कराने के लिए जो सीमेन अर्थात वीर्य का निर्माण होता है वो जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे ही तो मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसके बारे में और विस्तार पूर्वक से हम लोग जानेंगे और गहनतम अध्ययन भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात कर लिया जाए तो ये पेनिस शिश्न, ये प्रमुख जो होते हैं ये सेकेंडरी अर्थात द्वितीय जनन अंग का प्रमुख
प्रमुख से प्रमुख अर्थात महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये सिस्टम। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अर्थात अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं ये ब्रीसन अर्थात टेस्टिस की ओर। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ब्रीसन के बारे में। हम लोग जानेंगे ब्रीसन क्या है और ब्रीसन किस प्रकार से कार्य करता है। आज इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ब्रीसन क्या है। ब्रीसन के कार्यों के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो ब्रीसन का कार्य जो होते हैं प्रमुख रूप से हम लोग जान चुके हैं कि यह स्पर्म के निर्माण में सहायक होती है, लेकिन यह इसका कार्य जो होता है मस्तिष्क में उपस्थित पेनियल ग्लैंड से, पेनियल ग्लैंड अर्थात पेनियल ग्रंथि से नियंत्रित होती है। पेनियल ग्रंथि जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। पेनियल ग्रंथि को हम लोग, जी हाँ, पेनियल ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। यह जो होते हैं पीयूष ग्रंथि या मस्तिष्क के सबसे छोटी आकृति अर्थात मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर की, जिसका वजन मात्र, जिसका आकार जो होता है मात्र 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम। इसके वेट के बारे में बात कर लिया जाए अर्थात इसके साइज के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका मात्र जो होता है 0.6 ग्राम इसका आकार होती है, 0.6 ग्राम। हालांकि ये कहने का 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, लेकिन इसका कार्य मनुष्यों के शरीर में बहुत ज्यादा होता है। अर्थात मनुष्य के शरीर में सभी कार्यों का संपादन जो होती है इसी के द्वारा होता है, इसीलिए इसे भी इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं पेनियल ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह जो होती है यह मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग, मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में तो आप लोग जान ही चुके हैं। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस वही है अग्र मस्तिष्क का पार्ट जहां प्रेम, घृणा और इस प्रकार से जो होती है ना, इस प्रकार की उत्तेजना स्रावित है। अब आप लोग समझ सकते हैं हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में यह उभरा हुआ भाग होता है ये पीयूष ग्रंथि, जहां से यह मनुष्य के शरीर के सभी क्रियाओं को यह संपादित करते हैं ये पीयूष ग्रंथि। आप लोग देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि, इसका वेट जो होता है इसका आकार 0.6 ग्राम होते हैं। अब इसके कार्यों के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, इसका कार्य जो होता है मनुष्य के शरीर में सभी क्रियाओं का संपादन इसी के माध्यम से होता है, अर्थात शरीर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण जो होती है पीयूष ग्रंथि ही नियंत्रित करती है। इसके उदाहरण पर तौर पर ले लिया जाए, सामान्य तौर पर यह एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर यह कार्य करता है, और यह जो होता है एक मेलानिन शीट के आकार की होता है। और मेलानिन शीट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, मेलानिन शीट के रूप में अर्थात ये ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, यह जो होते हैं पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित सबसे छोटी ग्रंथि है, और यह मेल और फीमेल दोनों में स्थित, अर्थात अब मेल और फीमेल है तो ये पीयूष ग्रंथि तो ब्रेन तो दोनों में स्थित होते हैं, ये दोनों में स्थित होंगे। तो इसके कार्य के बारे में हम लोग जान लें, ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप, बीपी जो होते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित करते हैं, ब्लड प्रेशर को पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह मानव शरीर में शरीर का ताप जो होते हैं यह नियंत्रित, तापमान को नियंत्रित ये हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित यह पेनियल ग्लैंड मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, अर्थात उसके ताप को बनाए रखता है ये पीयूष ग्रंथि। और इतना ही नहीं, यह साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में यह हार्मोन को भी स्रावित करते हैं, अर्थात लैंगिक हार्मोन का भी यह स्राव करता है, जिसके माध्यम से पुरुष और स्त्री दोनों में लैंगिक हार्मोन का स्राव हो पाता है, अर्थात लैंगिक जनन चक्र की क्रिया में सहायक होने वाले हार्मोन को स्राव अर्थात उसको सीक्रेट करने के लिए यह उत्तेजना उत्पन्न करती है। साथ ही साथ यह जो होती है मादा के स्तनों में दूध के उत्पादन में भी यह सहायक होती है। इसके बारे में हम लोग मादा रिप्रोडक्शन अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग इसके बारे में और विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब तक के लिए हम लोग जान लेते हैं पेनियल ग्लैंड जो होती है ना, इसका प्रमुख रूप से कार्य लैंगिक जनन अर्थात
लैंगिक हार्मोन को स्रावित करती हैं और यह मानव शरीर में तापमान का नियंत्रण जो होता है पेनियल ग्लैंड से ही करती है। और हम लोग जान लें कि यह जो होता है पेनियल ग्लैंड इसी के माध्यम से सारा का सारा नियंत्रण होते हैं। और यह अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इसके बारे में ब्रीसन के बारे में अब हम लोग चलते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, इस चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं ब्रीसन के बारे में। ब्रीसन आप जो ये इमेज देख रहे हैं यह एक टेस्टिस है, अर्थात यह ब्रीसन का है। ये ऐसे तो मानव अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़े ब्रीसन होते हैं, एक जोड़े ब्रीसन। तो एक जोड़ी ब्रीसन जो होते हैं उसका मैंने एक पार्ट से लिया, एक भाग, इसी भाग से हम लोग समझेंगे ब्रीसन में किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है और किस प्रकार से वह फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए सक्रिय होता है और वह किस किस रास्ते से होकर गुजरने के पश्चात एक स्वच्छ सीमेन का निर्माण करता है। अर्थात ब्रीसन में जो स्पर्म का निर्माण होता है वो स्पर्म होते हैं। स्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आगे चल करके सीमेन का निर्माण किस प्रकार होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए प्रमुख भूमिका होती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो होते हैं सीमेन में कन्वर्ट होने के पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं टेस्टिस अर्थात ब्रीसन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग ब्रीसन को अगर जान लें, ब्रीसन को हम लोग गोनेड्स भी कहते हैं। ब्रीसन को हम लोग, जी हाँ, ब्रीसन को हम लोग गोनेड्स भी कहते हैं। आप जो ये पूरा इमेज देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल बाय टोटल ये जो आपके बीच इमेज रखा हुआ ये है हमारा ब्रीसन अर्थात टेस्टिस। इसको हम लोग गोनेड्स से भी कहा जाता है, अर्थात हम लोग इसको गोनेड्स के नाम से भी जानते हैं। ब्रीसन को, जी हाँ, ब्रीसन को गोनेड्स के नाम से भी जानते हैं। तो गोनेड्स के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो प्रत्येक ब्रीसन की लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर बात कर लिया जाए, प्रत्येक ब्रीसन की लंबाई जो होती है 4.5 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। इसकी लंबाई के बारे में बात किया जाए तो इसकी लंबाई जो होती है 4.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये इसकी चौड़ाई के बारे में बात किया जाए 2.3 cm इसकी जो होती है चौड़ाई होती है। तो 4.5 गुना 2.3 सेंटीमीटर लिखने का यहाँ आशा है, अर्थात इसकी लंबाई जो होती है प्रत्येक ब्रीसन एवरी वन टेस्टिस लेंथ इज 4.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2.3 सेंटीमीटर। अर्थात प्रत्येक ब्रीसन की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई जो होती है 2.3 सेंटीमीटर होती है। और प्रत्येक ब्रीसन जो होते हैं स्पर्म के निर्माण में महत्वपूर्ण, अर्थात स्पर्म का निर्माण जो होता है यही अर्थात ब्रीसन में ही होता है। स्पर्म का निर्माण, जी हाँ विद्यार्थियों ध्यान दें, स्पर्म का निर्माण जो आप देख रहे हैं, ये सब जो आप जालिका देख रहे हैं, इन सभी से गुजरने के पश्चात एक स्वच्छ स्पर्म का निर्माण हो पाता, अर्थात शुक्राणु का निर्माण हो पाता है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तब तक हम जानते हैं कि यह ब्रीसन जो होता है, ब्रीसन का प्रमुख कार्य अर्थात शुक्राणु का निर्माण करना ब्रीसन का प्रमुख कार्य होता है। तो हम लोग जानते हैं ये ब्रीसन 2 प्रकार से कार्य करता है। ब्रीसन के 2 प्रमुख कार्य होता है, अर्थात ब्रीसन 2 प्रकार से कार्य करता है। सर्वप्रथम यह प्रमुख भूमिका निभाती है ये शुक्राणु के निर्माण में, और यह जो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड अर्थात एड्रिनल ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर यह जो होती है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। जी हाँ, पुरुष के शुक्राणु में अर्थात पुरुष के टेस्टिस अर्थात ब्रीसन में किस हार्मोन का निर्माण होता है, तो यह पुरुष के शुक्राणु से अर्थात टेस्टिस ब्रीसन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। यह जो होता है कोशिका अंगों में, यह जो होती है कोशिकाओं में जेमेट्स के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, टेस्टिस क्या निर्माण करते हैं, टेस्टिस कोशिकाओं में जेमेट्स के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। साथ ही साथ यह आप देख सकते हैं सिर्फ जेमेट्स का निर्माण अर्थात युग्मक, यह जो युग्मक पुरुष युग्मक किसे कहा जाता है, पुरुष युग्मक के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो पुरुष युग्मक आप देख सकते हैं हम लोग शुक्राणु को कहते हैं, पुरुष युग्मक शुक्राणु। और यह इसका दूसरा प्रमुख कार्य है एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। जी हाँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन जो होते हैं, यह हार्मोन को भी स्रावित करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। और इसका बात किया जाए तो ये जो होते हैं ना, ये मानव शरीर के तापमान, अब आप करेंगे ये जो टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ स्थित होते हैं। जी हाँ, आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये जो होते हैं उदर गुहा के ठीक नीचे, उदर गुहा के ठीक नीचे स्थित होती हैं। ये स्कॉटम नामक थैली में बंद होती है। आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस, या जो चारों ओर से ये थैली बनी हुई है, ये स्कॉटम नामक थैली है। स्कॉटम आप देख सकते हैं, शुक्राणु अर्थात यहाँ जो होते हैं ये स्कॉटम नामक थैली में बंद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग स्कॉटम, अर्थात इसको हम लोग ये स्कॉटम नामक थैली में बंद होती है। अब आप इसके बारे में हम लोग देखें, यह जो होती है यह अटैच होती है, ये एपिडेमिस अर्थात अधिवृषण से यह जकड़ी हुई होती है, अर्थात यह जो होती है अधिवृषण से ये जो होते हैं टाइट होती हैं। तो यहाँ टेस्टिस को टाइट कौन करता है, तो टेस्टिस को टाइट कर, अर्थात जहां पर शुक्राणु का निर्माण पूर्णतः हो जाता है, अर्थात जहां शुक्राणु में अर्थात स्पर्म में पूंछ का निर्माण होता है, वही है आपका ये स्पर्मेलेंट अर्थात शुक्राणु पूंछ जहां के निर्माण होते हैं, ये अधिवृषण। सबसे पहले हम लोग जान लें, अधिवृषण से ही टेस्टिस जो होते हैं टाइट होते हैं, अर्थात जकड़े हुए होते हैं। टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण जो होता है ना, अनेकों प्रक्रिया से होकर, ये जो आप देख रहे हैं ये जालिकाएं, यह जालिकाएं, इस सभी से होकर इसको गुजरना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तब तक हम जानते हैं टेस्टिस का निर्माण जो होता है, सबसे पहले टेस्टिस जो होते हैं स्कॉटम नामक थैली में बंद होते हैं। और उसके फिगर आप उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो आपको छोटी सी थैली सी दिख रही होगी, ये आपको ये वाला पार्ट जो छोटा सा थैली दिख रहा है, ये रेट ऑफ टेस्टिस कहलाता है। रेट ऑफ टेस्टिस, रेट टेस्टिस कहलाता है, अर्थात टेस्टिस किस गति से निर्माण हो रहा है, अर्थात उसका दर क्या है, किस प्रकार से उसमें रेट हो रही है, जो होते हैं रेट ऑफ टेस्टिस का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, इसके बारे में यहाँ टेस्टिस। उसके बाद आप जो ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग देख रहे हैं, ये है वास डिफेंस, वास डिफेंस, शुक्र वाहिका। ये जो है आप जो देख रहे हैं वास डिफेंस, ये है शुक्र वाहिका, ये शुक्र वाहिका वास डिफेंस। वास डिफेंस के बारे में लोग जो जान रहे हैं, शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई जो होती है, शुक्र वाहिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात शुक्राणु जो निर्माण होते हैं, स्पर्म निर्माण होते हैं, उसको 25 सेंटीमीटर नालिका से होकर उसको गुजरनी पड़ती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट इसके नीचे है ये हमारा एपिडोडेमिस, एपिडोडेमिस, जिसको हम लोग अधिवृषण के बारे में पढ़ने, अर्थात वृषण को टाइट एपिडोडेमिस करता है, अधिवृषण इसको टाइट करता है, ये अधिवृषण। और ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये अंदर में जो ये आपका जो जालिका होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, ये जो होते हैं इस जहां स्पर्म का निर्माण होते हैं, वो है सेमनीफेरस ट्यूबल्स। जहां स्पर्म का निर्माण वृषण में अर्थात टेस्टिस में कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होते हैं। आप देख सकते हैं ये है, यहाँ से यहाँ जो ये जालिकाएं जो आप देख रहे हैं, ये नलिकाएं, ये है हमारे सेमनीफेरस ट्यूबल्स, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। और इसके अंदर में जो होती है ना जर्मेनियल एपिथेलियम होते हैं, जर्मेनियल एपिथेलियम, जहां की स्पर्म का निर्माण होता है। तो स्पर्म का निर्माण कहां से शुरू होती है, जर्मेनियम एपिथेलियम से शुरू होते हैं। जी आप देख रहे हैं जर्मेनियम एपिथेलियम से, जी जर्मेनियम एपिथेलियम में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है जर्मेनियम एपिथेलियम से शुरू होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये किस प्रकार से एक शुक्राणु का निर्माण हो पाता है और वह किस प्रकार से सक्रिय होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स से। सेमनीफेरस ट्यूबल्स, सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो होती हैं यह एक नालिकाएं होती है, ट्यूबल्स अर्थात एक ट्यूब होती है जिसके अंदर जर्मेनियम एपिथेलियम होती है। जिसके अंदर कौन सी होती है, जर्मेनियम एपिथेलियम। जर्मेनियम एपिथेलियम में
शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुरू होती है, अर्थात स्पर्म बनने की क्रिया यहाँ से शुरू होती है। स्पर्म बनने की क्रिया ये नालिकाओं में शुरू होती है। अब आप देख सकते हैं ये सभी एक दूसरे से अटैच हैं, अर्थात ये सभी जुड़े हुए हैं। यहाँ जर्मेनियम सेल में क्या हुआ, निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पूर्णतः स्पर्म का निर्माण तो नहीं हो पाया। पूर्णतः स्पर्म का निर्माण सक्रिय अर्थात एक्टिव स्पर्म का निर्माण जो होगा वो हमारा एपिडोडर्मिस में आकर के होगा। तो इससे पहले जर्मेनियम एपिथेलियम आप देख सकते हैं ये कनेक्टिव है, अर्थात सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात जो होती है यहाँ जो बना स्पर्म की प्रक्रिया जो हुई, इस प्रक्रिया के बाद रेट ऑफ टेस्टिस में आती है। इसमें जो कुछ भी निर्माण हुआ जर्मेनियम एपिथेलियम का जो निर्माण हुआ, इसके पश्चात ये रेट ऑफ टेस्टिस में आती है। रेट ऑफ टेस्टिस फर्स्ट स्टेज हुआ आपका जर्मेनियम एपिथेलियम स्टार्टेड ऑन ग्रोथ ऑफ स्पर्म, अर्थात जर्मेनियम एपिथेलियम में स्टार्ट होती है स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया। स्पर्म निर्माण प्रक्रिया होने के पश्चात वो सेकेंड स्टेज पर जाते हैं, अर्थात जब दूसरे स्तर पर जाते हैं वो हो जाते हैं रेट ऑफ टेस्टिस, अर्थात रेट ऑफ टेस्टिस। जब एक का बात कर लेते हैं तो रेट ऑफ टेस्टिस, दो रहते थे टेस्टिस हो जाते हैं। तो यहाँ रेट ऑफ टेस्टिस ये हो जाता है हमारा यहाँ टेस्टिस, यहाँ रेट ऑफ टेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं वास्ट, ये है रेट ऑफ टेस्टिस। इसके पश्चात सेकेंड स्टेज आपका रेट ऑफ टेस्टिस में। अब उसके पश्चात हम जानेंगे थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज यहाँ भी हमारा स्पर्म का निर्माण जो हुआ शुद्ध रूप से नहीं हो पाया। अब हम लोग थर्ड स्टेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमारा स्पर्म जो निर्माण हुआ, जहां तक अभी निर्माण की क्रिया संपन्न हुई है वहां तक रेट टेस्टिस के बाद थर्ड स्टेज की बात किया जाए तो थर्ड स्टेज में हमारा ये आप देख रहे हैं वास डिफरेंस, ये पूर्णतः बंद नहीं होती है। ये पूर्णतः बंद नहीं होते। यहाँ जो होती है ना, यहाँ स्पर्म का निर्माण हो जाता है, यहाँ स्पर्म का निर्माण हो चुका है, बट यहाँ स्पर्म का निर्माण जो हुआ वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, वो जो है एक्टिव नहीं है। यहाँ अब एक्टिव कहाँ होगा, एक्टिव आप देख रहे हैं जस्ट इसके नीचे में एक लंबी नालिका, एक जकड़ीली नालिका होती है, ये एक जकड़ीली नालिका जो कि एपिडोडेमिस होती है। जो क्या होते हैं, एपिडोडेमिस, जो कि शुक्राणु अर्थात जो टेस्टिस होता है ना उसको जकड़ कर रखने का कार्य करता है एपिडोडेमिस, अर्थात अधिवृषण जो होता है इसको जोड़ कर, अर्थात इसको जो अधिवृषण इसको जकड़ कर रखने का कार्य करता है एपिडोडेमिस। इसको एपिडोडेमिस जो होता है जकड़ कर रखने का कार्य करता है। अब हम लोग तीसरे स्टेज पर हम लोग जान चुके हैं, अर्थात तीसरे चरण में हम लोग जान चुके हैं कि स्पर्म का निर्माण जो है हो चुका है। लेकिन ये भी हम लोग जान रहे हैं स्पर्म अभी सक्रिय नहीं हो सका है। अब स्पर्म सक्रिय होने के लिए चौथे स्टेज अर्थात इसको चौथे चरण पर जाना होगा। चौथे चरण जो होते हैं, आप ये जो नलिकाएं देख रहे हैं एपिडोडेमिस जो होते हैं जिसमें जकड़ी होते हैं, यहाँ आकर के जो पूर्णतः सक्रिय, आप इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो पूंछ के आकार की जो होते हैं जिसको हम लोग स्पर्मेलेंट्स कहते हैं, स्पर्मेलेंट शुक्राणु पूंछ, जहां यहाँ आकर के जो जैसे ही शुक्राणु का इसमें पूंछ बना अर्थात शुक्राणु एक्टिव हो गया, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए एक्टिव हो चुका है, अर्थात पूर्णतः जीमेट्स हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं या पूर्णतः जो हो चुके हैं या हो चुके हैं, अर्थात अब जर्मेनियम एपिथेलियम के बारे में हम लोग बात करें। स्पर्म जो निर्माण होती है वह सबसे पहले माइसिस फर्स्ट और माइसिस सेकेंड होते हैं, अर्थात स्पर्म के निर्माण की क्रिया जो होती है दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होते हैं माइसिस फर्स्ट जो कि जहां पर पूर्णतः डिप्लॉयड होते हैं वो, अर्थात माइसिस फर्स्ट डिप्लॉयड होते हैं, अर्थात जोड़े होते हैं डिप्लॉयड, अर्थात यहाँ पर माइसिस फर्स्ट के बारे में हम लोग बात कर लें। माइसिस फर्स्ट ये डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, अर्थात
जहां पर पूर्णतः विकसित नहीं हो, अर्थात पूर्णतः नहीं हो पाते हैं, ये 44 प्लस एक्स वाई होते हैं। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो इसको डिवाइड करने पर 42 प्लस एक्स एंड 42 प्लस वाई हो सकता है। अर्थात ये जो होते हैं हैप्लॉइड नहीं, ये डिप्लॉइड होते हैं, सॉरी ये क्या होते हैं, मायोसिस फर्स्ट डिप्लॉइड होते हैं, अर्थात ये यहाँ शुक्राणु का निर्माण विकसित नहीं हो चुका है। अब ये मायोसिस सेकेंड में जो होते हैं मायोसिस सेकेंड, ये होते हैं हैप्लॉइड, अर्थात ये मायोसिस सेकेंड जो होते हैं, ये मायोसिस सेकेंड ये होते हैं हैप्लॉइड, ये होते हैं हैप्लॉइड, अर्थात यहां पूर्णतः शुक्राणु का निर्माण हो चुका होता है। यहाँ जो होते हैं मायोसिस फर्स्ट जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं, अर्थात वहां पूर्णतः विकसित शुक्राणु का निर्माण जोड़ा नहीं हो पाता। यहाँ जो है हैप्लॉइड में, ये हैप्लॉइड यहाँ पूर्णतः शुक्राणु का निर्माण हो चुका होता है। मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकेंड जर्मेनियम एपिथेलियम। तो हम लोग जान रहे हैं, अब हम लोगों ने जाना कि ये जो होते हैं विभीषण का कार्य जो होता है, हम लोगों ने अभी तक नहीं जाना कि स्पर्म का निर्माण जो होती है विभीषण में, वो क्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ, हम लोग जान लें स्पर्म जो निर्माण होती है विभीषण में, अर्थात विभीषण में स्पर्म निर्माण होने की क्रिया जो होती है गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो हम लोगों ने जाना विभीषण में अर्थात टेस्टिस में शुक्राणु अर्थात स्पर्म निर्माण होने की क्रिया जो होती है वो गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले स्पर्म निर्माण होने के, अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात पहले कर चुके हैं कि ये जो होती हैं उदर गुहा के ठीक नीचे स्क्वार्टम में स्थित होती है। अब क्यों होती है, तो आप सबके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये होती क्यों है। वो उदर गुहा के ठीक नीचे जो स्क्वार्टम में ये स्थित होती है, आखिर वो नीचे स्थित क्यों होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो होती है सर्वप्रथम हम लोग जान लें, स्पर्म निर्माण होने के लिए सबसे पहले मानव शरीर के तापमान से जो होती है ना, उसको कम तापमान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मनुष्य में अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अर्थात विभीषण में स्पर्म के निर्माण होने के लिए मानव शरीर के हीट से अर्थात ताप से इसको 2 से 2.5 अर्थात 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कम आवश्यकता होती है। इसका तापमान जो होता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर सामान्य ताप से इसका जो होते हैं, इसको मिटा दें तो हम लोग देख लें तो इसका तापमान के बारे में बात कर लें। विभीषण का तापमान तो जो होते हैं यहाँ स्पर्म निर्माण के लिए तापमान शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए, तभी तो ये सक्रिय होता है। अर्थात इसको ठंडे शुक्राणु को ठंडे स्थल की आवश्यकता होती है। तो वो ठंडे स्थल मानव शरीर में जो है ना, शरीर के तापमान से शरीर के बाहर अर्थात ये जो होते हैं शरीर के बाहरी भाग में स्थित उदर गुहा के ठीक नीचे बाहरी भाग में स्थित होती है, जहाँ की इसका जो होते हैं तापमान मानव शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होते हैं सामान्य। तो स्पर्म निर्माण के लिए आप देख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको कम आवश्यकता होती है स्पर्म के निर्माण के लिए। स्पर्म के निर्माण के लिए आप लोग देख सकते हैं स्पर्म के निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग सुने होंगे कि शादी होने के पश्चात अर्थात सिंगल से मिंगल होने के पश्चात जो होती है ना, वो आगे की प्रक्रिया अर्थात आपने वंशज में वृद्धि नहीं कर पाते। इसका भी कारण है, इसका भी कारण यहीं से शुरू होती है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये कहाँ और किस प्रकार से होता है। और हम लोगों ने जाना था कि ये प्रत्येक विभीषण जो होता है, प्रत्येक टेस्टिस जो होता है 250 बेसमों से घिरी होती है, अर्थात इसमें जो होते हैं 250 अर्थात आप बेसम अर्थात ये जो कनिका है ये 250 बेसमों से घिरी होती है, 250 बेसमों से होकर घिरी होती है।
अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानना है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो हम लोग जानते हैं कि शादी के पश्चात अर्थात सिंगल से मिंगल होने के पश्चात वो जो होते हैं संतान का सुख क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो क्या कारण है उसके बारे में हम लोग जानते। इसका प्रमुख कारण है कि स्पर्म का निर्माण जो हो पाता ना, हो ही नहीं पाता। अर्थात मानव शरीर में अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बार में यहां जो होती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये स्पर्म निर्माण के लिए जो स्पर्म निर्माण होती है वो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, अर्थात जो बच्चा जब ये हमारे पृथ्वी पर आने की पहले की घटना है, जो आज हमें को अर्थात संतान सुख की प्राप्ति नहीं दे पाती, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब जो होते हैं ना, ये माँ के गर्भ में होती है, तो इसको 7वें महीने में 7th मंथ में अर्थात प्रेगनेंसी के 7वें महीने में अर्थात गर्भावस्था के 7वें महीने में इसे किसको टेस्टिस को जो होता है इसके नीचे आना होता है, अर्थात उधर द्वार से उसको जो होते हैं नीचे आना होता है। अगर वो टेस्टिस जो होते हैं अर्थात टेस्टिस में नहीं आ पाते हैं, अर्थात टेस्टिस जो होते हैं, ये आप जो टेस्टिस देख रहे हैं, यह जो होते हैं स्कॉटम में नहीं आ पाते गर्भ के 7वें महीने में, तो वही हमें आगे चल करके समस्या उत्पन्न करती है, अर्थात वह हमें पुत्र संतान प्राप्त अर्थात अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाता, अर्थात वो कभी सुख प्राप्त नहीं करता, संतान सुख प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में कि यह जो होती है कि आप मध्य यूरोप की बात करें, मध्य यूरोप में इसको जो है हटा दिया जाता है, अर्थात इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया जाता है, ये सवाल मन में आती है, क्यों हटा दिया जाता है। इसको जो हटा दिया जाता है, मध्य यूरोप के देश के आवाज अर्थात वहां जो होती है पुरुषों की आवाज बहुत ही सुरीली होती है, अर्थात गायकी की दुनिया में अपना राज कायम करने के लिए वहां जो होता है पुरुषों से टेस्टिस को हटा दिया जाता है, टेस्टिस को हटा, इसको खचा काट दिया, फिनिश, इसको फिनिश काट दिया इसको, अर्थात ये जो होती है कैस्टियोसिन कहला जाती है, अर्थात इसको हटाने की क्रिया कैस्टियोसिन अर्थात जनद, अर्थात इसको जनद नाशन कहा जाता है। अर्थात जब वृषण को हटा दिया जाता है इसको क्या कहा जाता है, कैस्टियोसिन कहा जाता है। इसको हटाने का रीजन हम लोग जान चुके हैं, इसको हटाने का रीजन हमने जाना आवाज को मध्य यूरोप में आवाज को सुरीली बनाने के लिए, आवाज को लय में बनाने के लिए इसको टेस्टिस को हटा दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए, इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं बात किया जाए, आप लोग ले सकते हैं जिस प्रकार से एक सामान्य बैल को ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जब तक उसमें बैल होते हैं अर्थात सामान्य तौर पर जब तक उसमें टेस्टिस स्थित होती हैं वो सक्रिय होते हैं अर्थात पावरफुल होते हैं, अर्थात अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं। जब उससे टेस्टिस को बाहर निकाल दिया जाता है उसका उपयोग आप लोग देखे होंगे हल चलाने में, अर्थात हल को जोतने में, बैलगाड़ी खींचने में, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके कार्य के लिए उसको कार्यवाहक बना लिया जाता है। बैल एक सामान्य आप इसको सांड से अर्थात जिसमें टेस्टिस स्थित होती है उसको हम लोग सांड कहते हैं, और जिसमें टेस्टिस को हटा दिया जाता है उसको हटा करके बैल के रूप में उसको उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मध्य यूरोप में आवाज सिंगिंग की दुनिया में अपना आवाज बनाने के लिए, आवाज को सुरीली बनाने के लिए उसके शरीर से टेस्टिस को हटा दिया जाता है। इस टेस्टिस को फिनिश काट दिया जाता है, टेस्टिस को काट दिया जाता है, टेस्टिस को वहां से इसको हटा दिया जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण हो चुका है। अब जो स्पर्म का निर्माण हुआ उसकी लंबाई कितनी होती है, अर्थात वो जो होते हैं 60 माइक्रोमिलीमीटर होते हैं, 60 माइक्रोमिलीलीटर, ये जो होते हैं 60 माइक्रोमिलीमीटर होती है स्पर्म का।
और स्पर्म जो होते हैं एक बार अर्थात सक्रिय जो हो जाती हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए जब सक्रिय हो जाते हैं, उसमें स्पर्म की लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं 60 माइक्रो मिलीलीटर। स्पर्म की लेंथ जो होती है, स्पर्म की लेंथ हम लोग देख ले यहाँ, स्पर्म की लेंथ जो होती है 60 माइक्रो मिलीमीटर होते हैं, माइक्रो मिलीमीटर, 60 माइक्रो मिलीमीटर। अब इसके बारे में हम लोग बात करें तो 60 माइक्रो मिलीमीटर होते हैं स्पर्म का निर्माण। स्पर्म का मान जो होता है 60 माइक्रो मिलीमीटर होता है, 60 माइक्रो मिलीमीटर। अब हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन स्पर्म जो होती हैं, स्पर्म सक्रिय स्पर्म जो होते हैं वो जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में जो होते हैं वो केवल और केवल 5% ही जा पाती है, 5%। अर्थात एक बार जब सीमेन का निर्माण अर्थात वीर्य का निर्माण जब होता है, सीमेन अर्थात वीर्य का निर्माण जब होता है, उसमें से जो होते हैं टोटल 90 से 95% तक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होते हैं। एक बार जो स्पर्म का निर्माण सीमेन अर्थात स्पर्म से जब वीर्य अर्थात सीमेन का निर्माण होता है, उसमें से 90 से 95% तक केवल और केवल लिक्विड होते हैं, और मात्र उसमें 200 से 300 ml जो होती है शुक्राणु की संख्या होती है, 200 से 300 मिलियन ml नहीं सॉरी मिलियन, 200 से 300 मिलियन एक बार में शुक्राणु का निर्माण हो पाता है, और वही फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए संपन्न होती है। तो विद्यार्थियों हम लोग जानेंगे अगले पार्ट्स में, इस कक्षा के अगले पार्ट्स में हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में, कि वो जो हमने पढ़ा कि अर्थात 90 से 95% लिक्विड का निर्माण जो होती है वो किस प्रकार से होते हैं। सीमेन वैसे हम लोग जान ले, सीमेन यही तो है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में प्रवेश करती है। तो इसके बारे में हम लोग, इसके बनने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग किस प्रकार से इसका निर्माण हो पाता है और किस प्रकार से इसका किस लिक्विड का निर्माण होता है, कितने सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से होकर जाते हैं और किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब अगर आप सब लोग आगे का इंतजार करें और द्वितीय रिप्रोडक्टिव अर्थात सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में हम लोग आगे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अपने जय हिंद, अपने देश का नाम विश्व में रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।